कौन था जो इंदिरा गांधी के लिए मरण यज्ञ करवा रहा था? कौन था जो तंत्र विद्या का सहारा लेकर इंदिरा को रास्ते से हटाना चाहता था? ऐसा कौन था जिसका नाम इंदिरा के साथ जोड़ा गया? कौन था वो शख्स जिसे इंदिरा इतना पसंद करती थी? आखिर कौन था वो शख्स जो राजीव गांधी को फूटी आंख नहीं सुहाता था? इन सारे सवालों के जवाब के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। बात शुरू होती है बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव छानपुर बैसाठ से। 12 फरवरी 1924 जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और धीर चंद्र चौधरी का जन्म हुआ। 13 साल की उम्र में इन्होंने गिगोरी राजपुतिन की तरह घर छोड़ दिया। घूमते घामते उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जो वर्तमान में बनारस है, वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने लोगों से सुना कि प्रसिद्ध महर्षि कार्तिकेय जो योग सिखाते हैं वो लखनऊ में है ही नहीं, तो ब्रह्मचारी लखनऊ चले गए। उन्होंने प्रसिद्ध महर्षि कार्तिकेय से लखनऊ में योग की शिक्षा ली। योग की शिक्षा लेते लेते उनका रुझान तंत्र मंत्र में भी लगने लगा। आगे चलकर उन्होंने तंत्र मंत्र में भी महारत हासिल की। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कैसे दिखते थे ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन मशहूर पत्रकार धीरेन्द्र का एक पूरा स्केच दिलीप बॉब ने एक अपने शब्दों में उतार दिया। 30 नवंबर 1980 में इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में लिखा था कि ब्रह्मचारी 6 फुट लंबे और छररी कदकाठी के शख्स थे। दिलीप आगे बताते हैं कि उनका रंग गोरा और वो दिखने में काफी तेजस्वी थे। उनकी इमेज बिल्कुल ईसा मसीह जैसी दिखती थी। उनको देखकर कोई भी ईसा मसीह समझ सकता था और धोखा भी खा सकता था। वो बदन में सिर्फ एक कपड़ा लपेटा करते थे। रूस की सर्दी में भी उन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने। 60 की उम्र में भी वो 45 के दिखते थे। धीरेन्द्र का आकर्षण इतना प्रभावशाली था कि इंदिरा भी इससे बच नहीं पाई। उन्होंने अपने अमेरिकन फ्रेंड डोरोथी नॉर्मन को एक लेटर में लिखा था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, एक सुंदर योगी मुझे योग सिखाता है। उसका शरीर इतना आकर्षण से भरा हुआ है कि उसकी ओर कोई भी आसानी से आकर्षित हो सकता है, लेकिन उससे बात करना एक सजा है क्योंकि वो बहुत ही अंधविश्वासी है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इंदिरा गांधी से मुलाकात कश्मीर के पास शिकारगढ़ में हुई थी। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू की तबीयत भी कुछ नासाज रहती थी। तभी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों शिकारगढ़ में अपना समय बिताने गए थे। जवाहरलाल नेहरू से भेंट के बाद धीरेन्द्र ने आश्वासन दिया कि वो उन्हें योग सिखाएंगे, जिससे उनकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और इस बात में दौराय बिल्कुल भी नहीं है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से बेहतर योग गुरु कोई हो ही सकता है, क्योंकि नेहरू के बाद धीरे धीरे देश के कई महान लीडर्स ने धीरेन्द्र को अपना योगा टीचर बनाया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ ही भारत के विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह ने भी बताया कि धीरेन्द्र से योग सीखने के बाद उनका अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। धीरेन्द्र की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी और इंदिरा ने भी योग सीखने का मन बना लिया, और तभी से ब्रह्मचारी और इंदिरा का नाम साथ में आने लगा। और कहते भी हैं कि धीरेन्द्र की किस्मत भी इंदिरा से मिलने के बाद चमक उठी। 1958 में जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही अंदर एक आश्रम खोला जिसका नाम विश्वायतन रखा, और उस आश्रम का उद्घाटन भी स्वयं नेहरू ने किया था। इसी के साथ ही जंतर मंतर रोड पर उन्हें एक विला भी मिला, जो कि इंदिरा के सपोर्ट से ही मिला था। धीरेन्द्र की ताकत बढ़ने लगी थी। एक किस्सा है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंदिरा का धीरेन्द्र पर सपोर्ट क्या कमाल का था। बात तब की है जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनके योग आश्रम के लिए पैसा आता था। पैसा आएगा तो हिसाब भी देना पड़ेगा, लेकिन धीरेन्द्र हिसाब देना जरूरी नहीं समझते थे, इसलिए वो ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं बनाते थे और ना ही देते थे। लेकिन उन्हें आश्रम के लिए और पैसे की जरूरत पड़ने लगी। उन दिनों पीएमओ में काम कर रहे जनक राजजय अपने संस्करण में बताते हैं कि आश्रम की फाइल जब उन दिनों नई शिक्षा मंत्री के श्रीमल्ली को भेजी गई तो उन्होंने ग्रांट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि धीरेन्द्र ने पहले का कोई भी हिसाब नहीं दिया था। इस बात से खफा ब्रह्मचारी ने इस बात की शिकायत इंदिरा से कही, और इंदिरा ने नेहरू से। नेहरू को पता था कि गलती श्रीमल्ली की है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इंदिरा के प्रेशर डालने पर नेहरू गुस्से में बोल पड़े, अब क्या मैं उसे पद से ही हटा दूं? लेकिन बाद में श्रीमल्ली ने खुद से ही रिजाइन कर दिया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है भाई, जहां बात की लपटों को फैलने के लिए सिर्फ चिंगारी की जरूरत पड़ती है। अफवाह उड़ गई कि श्रीमल्ली को रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा देखा गया है कि जब तक नेहरू रहे तब तक धीरेन्द्र अपनी हद तक रहे। 1965 में जब नेहरू का देहांत हुआ तब इंदिरा ने गद्दी संभाली। 1966 में जब इंदिरा के पास पावर आई तो धीरेन्द्र पर लगाम कसने वाला कोई नहीं था।
धीरे 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 दिल्ली में अपने प्लॉट लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। साथ ही दूरदर्शन पर उनका एक शो बाल मुकुंद सिंह विद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आने लगा, जिसमें वे स्वयं बताते थे कि योग करने के क्या तरीके हैं, स्वस्थ कैसे रहा जाता है और स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनका दबदबा इतना था कि दिल्ली के अशोक रोड में जो प्लॉट 1.36 एकड़ में फैला था वो उन्होंने सिर्फ 50,000 की कीमत में लिया था। जी हाँ, धीरेन्द्र का यह रूप हर उस सरकारी अफसर को देखना पड़ता जो उनकी बात नहीं मानता। धीरेन्द्र की बात ना मानने का नतीजा मतलब अपने पद से हाथ धोना। प्रोफाइल ऑफ प्राइम मिनिस्टर किताब जो लेखक मनीषा ने लिखी थी, उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एक किस्सा है जिसमें उन्होंने इंदर कुमार गुजराल को अपने पद से हटा दिया था। इंदर कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे जो 1997 में बने थे। बात तब की है जब इंदर कुमार गुजराल हाउसिंग डिपार्टमेंट में स्टेट मिनिस्टर थे। ब्रह्मचारी ने अपने आश्रम के लिए गोल डाक खाने वाली जमीन जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर थी और बहुत ही महंगी थी, उसको खरीदने के लिए मांग रखी और बहुत ही औने पौने दाम में। जब इसकी फाइल गुजराल के पास पहुंची तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। गुस्साए ब्रह्मचारी पहुंच गए गुजराल के ऑफिस और बोल पड़े, या तो जमीन दे दो या तो मंत्री पद से इस्तीफा। गुजराल ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में गुजराल ने इंदिरा गांधी को फोन लगाया और सारी बातें इंदिरा को बताई, लेकिन इंदिरा ने कुछ नहीं कहा। हद तब हो गई जब इंदिरा ने एक हफ्ते के अंदर ही अंदर कैबिनेट में सीटों का तख्ता पलट करवा दिया और उमाशंकर दीक्षित को उनके सिर के ऊपर बैठा दिया। हालांकि उमाशंकर दीक्षित ने भी फाइल को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, तो दोनों के ही डिपार्टमेंट चेंज करवा दिए। इस किस्से के बाद सारे सरकारी कर्मचारी धीरेन्द्र से पंगा लेना मतलब माय लॉर्ड से पंगा लेना समझते थे। ये जलवा था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। धीरेन्द्र के साथ रहते रहते इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी इतने अंधविश्वासी हो गए थे कि 1974 में धीरेन्द्र ने इंदिरा और संजय से कहा कि उनकी ही पार्टी का कोई उनके लिए शमशान में मरण यज्ञ और तंत्र मंत्र करवा रहा है ताकि इंदिरा अपनी गद्दी छोड़ दे। संजय ने धीरेन्द्र की बात सुनकर सारे दिल्ली के शमशान घाट छनवा डाले, पर कहीं कुछ नहीं मिला। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो धीरेन्द्र ही जानते थे। ब्रह्मचारी को एयरक्राफ्ट का काफी शौक था। उनके पास 4 सीटर सीजन प्लेन एयर अपर्णा नाम की एक टैक्सी जो वो खास लोगों को कैंपेन के लिए देते थे, 19 सीटर डॉनियर प्लेन। इनके पास इतने प्लेन होने की वजह से मीडिया उन्हें फ्लाइंग सन्यासी बोलती थी। इस शौक की वजह से उनकी दोस्ती संजय गांधी से हुई, क्योंकि संजय को भी प्लेन और उड़ान भरने का काफी शौक था। दोस्ती का फायदा उठाकर धीरेन्द्र किसी भी रनवे का यूज करते थे। साथ ही सरकारी प्रॉपर्टी सफदरजंग एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल उन्होंने फ्री में किया। यहाँ तक कि कश्मीर के बॉर्डर के पास उन्होंने रनवे बनाया हुआ था जो काफी सेफ्टी रूल्स ब्रेक करता नजर आ रहा था। ये सब इंदिरा के शय का नतीजा था या उनके नाम पर किया जा रहा था, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। 1980 आते आते जब ब्रह्मचारी ने पिट्स S-2A प्लेन इंपोर्ट करवाया जो काफी हल्का और स्टंट के लिए बनाया गया था। 21 जून का दिन जब संजय को स्टंट करने का शौक हुआ, प्लेन पर कलाबाजी कब मौत की बाजी में तब्दील हो गई और प्लेन और संजय दोनों का ही अंत हो गया। इंदिरा को सहारा देने का मौका अच्छा था। इस दुख की घड़ी में इंदिरा को सूझबूझ नहीं थी। ब्रह्मचारी मन मुताबिक काम कर सकते थे, लेकिन एंट्री होती है राजीव गांधी की जो ब्रह्मचारी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इंदिरा के बाद जब गद्दी राजीव के हाथ में आई तो राजीव ने ब्रह्मचारी की जड़ें काटनी शुरू कर दी। राजीव नहीं चाहते थे कि ब्रह्मचारी की वजह से उनकी मां का नाम खराब हो। सबसे पहले दूरदर्शन पर उनका योगा चैनल बंद करवाया, पीएमओ में आना जाना कम हो गया। साफ था कि राजीव ने ब्रह्मचारी को उनका रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट को यूज करने के लिए उनसे पैसे मांगे जाने लगे। राजीव के पीएम बनने के बाद ब्रह्मचारी की मुश्किलें समझो आसमान छू रही थी। ब्रह्मचारी पर विदेशी हथियार रखने का इल्जाम लगा। ब्रह्मचारी ने दिल्ली छोड़कर मानतलाई जाने का फैसला किया। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तब आखिरी बार ब्रह्मचारी इंदिरा को देखना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी ने अपने लोगों से कहकर उन्हें दूर खड़ा करवा दिया। इंदिरा गांधी के साथ नाम जोड़ने वाले ब्रह्मचारी उनके अंतिम समय में उनसे मिल तक नहीं पाए। मानतलाई में ब्रह्मचारी सिंगापुर को टक्कर दे सके ऐसा आश्रम बना रहे थे, लेकिन किस्मत तो किस्मत है। संजय गांधी के ठीक 14 साल बाद 9 जून 1994 को मानतलाई में अपने आश्रम की जमीन का ब्यौरा लेने के लिए प्लेन में बैठे और मौसम बिगड़ने की वजह से मानतलाई में ही ब्रह्मचारी का प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद उनका सपना सपना ही रह गया। उनके दिल्ली में स्थित आश्रम को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का नाम दिया गया।
इसी के साथ ही आपसे टाटा करती हूँ, बाय बाय करती हूँ। प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार फिर मिलूंगी एक नए कहानी और एक नए किस्से के साथ। बाय बाय।